ये कहानी सिंड्रेला की है, जो अपने माता पिता के साथ छोटी सी बस्ती में रहती थी। सिंड्रेला के पिता पीटर एक ड्राइवर थे। वो शहर के एक नामी बिजनेसमैन सुरेश ओबरॉय के यहाँ गाड़ी चलाता था और माँ जूली हाउसवाइफ थी। वहीं सिंड्रेला सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी। सिंड्रेला हमेशा स्कूल में फर्स्ट आती थी, जिस वजह से प्रिंसिपल और टीचर्स उससे बहुत प्यार करते थे। 9th क्लास में टॉप करने की वजह से उसे स्कॉलरशिप मिली और शहर के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का सुनहरा अवसर मिला। सिंड्रेला बहुत खुश थी। वहीं उसके माता पिता को अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। जिस स्कूल में सिंड्रेला का एडमिशन हुआ, उसी स्कूल में बिजनेसमैन सुरेश ओबरॉय का लड़का विवेक भी पढ़ता था। वो बहुत ही घमंडी था। जब सिंड्रेला पहली बार स्कूल गई, सभी बच्चे उसे देख हंसने लगे, क्योंकि उसने बहुत ही मैले कपड़े पहने हुए थे और स्कूल बैग भी कई जगह से फटा हुआ था। तभी स्कूल में पढ़ने वाली एक अमीर और घमंडी लड़की टीना मुंह बनाते हुए बोली, अरे ये भिखारी लड़की कौन है? इसे हमारे स्कूल में घुसने किसने दिया? ये लड़की कौन है तू? पता नहीं फिर टीचर लोगों को स्कूल में एडमिशन कैसे मिल जाता है। चल यार, इसको परेशान करते हैं, फिर कल से ये लड़की स्कूल में नजर ही नहीं आएगी। हाँ चलो। इतने में विवेक ने कहा, रहने दो टीना, उसे परेशान मत करो। मैं उसे जानता हूँ, उसका नाम सिंड्रेला है। ये मेरे ड्राइवर अंकल की बेटी है। पहले ये सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। पढ़ाई में इंटेलिजेंट होने की वजह से इसे स्कॉलरशिप मिली है। व्हाट? ये तुम्हारे ड्राइवर की बेटी है? और नाम क्या बताइए तुमने? सिंड्रेला? रंग रूप और शक्ल से तो पूरी भिखारी लगती है और नाम परियों जैसे रखा है। आई हेट गरीब लोग। टीना की बात सिंड्रेला ने सुन ली और वो बोली, मैं अपने माँ बाबा की परी हूँ, इसलिए उन्होंने मेरा नाम सिंड्रेला रखा है और किसी को उसके पहनावे से जज नहीं करना चाहिए। ओह, देखो तो इस भिखारन के तेवर। अभी स्कूल में आए हुए एक भी दिन नहीं हुआ और अपना एटीट्यूड दिखाने लगी। रहने दो टीना, चलो यहाँ से, रिसेस हो गई है, प्लेग्राउंड में चलते हैं। विवेक टीना को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था। दोनों रिसेस में प्लेग्राउंड में बैठकर बात कर रहे थे। तभी सिंड्रेला विवेक को पुकारते हुए वहाँ आई और बोली, विवेक, विवेक। क्या हुआ? तुम हमारा पीछा करते हुए यहाँ क्यों आ गई? तुम स्कूल में मुझसे दूर आ करो, नहीं तो सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। चले जाओ यहाँ से। मैं तो बस तुम्हारा पेन देने आई थी, तुम्हारी जेब से क्लास में गिर गया था, ये लो। इतना कहकर सिंड्रेला रोते हुए वहाँ से चली गई। तभी टीना बोली, विवेक, ये भिखारिन तो तुम्हारे पीछे ही पड़ गई है। इसे तुम अपने पापा से कहकर स्कूल से निकाल क्यों नहीं देते? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ड्राइवर अंकल कई सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और बहुत ही हॉनेस्ट पर्सन है। विवेक की बात सुन टीना को बहुत गुस्सा आया और वो मन ही मन बोली, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा सिंड्रेला को स्कूल से बाहर निकालने के लिए। कुछ दिनों बाद न्यू ईयर आने वाला था। टीना ने एक रेस्टोरेंट में न्यू ईयर पार्टी रखी, जिसमें उसने क्लास के सभी बच्चों को बुलाया था। सो गर्ल्स, तुम सब रेडी रहना, न्यू ईयर के दिन खूब एंजॉय करेंगे। तुम सब घर पर बोल कर आना, मैं तुम सबको न्यू ईयर की पार्टी दे रही हूँ। और मैं? तुम मुझे इनवाइट नहीं करोगी? तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तो मैं कैसे भूल सकती हूँ। यार टीना, तुमने सिंड्रेला को इनवाइट नहीं किया। वैसे भी वो हमारी क्लास की सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। अरे यार, तुमने किस टीचर का नाम नहीं लिया? उसे इनवाइट करके मुझे न्यू ईयर पार्टी बेकार नहीं करनी। सिंड्रेला ने टीना की कही बातें सुन ली, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। तभी जूली ने कहा, अरे सिंड्रेला, तुम कब आई? विवेक, ये लो तुम्हारा साइंस प्रोजेक्ट, तुम कार में ही भूल आए थे। ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से, मेरे पास खड़ी मत रहो। सिंड्रेला को देख टीना जलने लगी और मन ही मन बोली, इस टीचर का कुछ करना होगा। जब देखो विवेक के आगे पीछे घूमती रहती है। मैं एक काम करती हूँ, इसे न्यू ईयर पार्टी में इनवाइट करती हूँ। पार्टी में बुलाकर इसके इतने इंसल्ट करूंगी कि स्कूल में कभी नजर नहीं आएगी। फिर टीना मुस्कुराते हुए बोली, सिंड्रेला, मैंने 31st को न्यू ईयर पार्टी रखी है, तुम भी जरूर आना, मुझे अच्छा लगेगा। टीना की बात सुन विवेक समेत सभी बच्चे दंग रह गए। तब टीना बोली, अरे तुम सब मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? सिंड्रेला हमारी क्लास की टॉपर है और मैं इसे पार्टी में इनवाइट ना करूं, ऐसा हो सकता है?
बार बार टीना के जोर डालने पर सिंड्रेला पार्टी में आने को तैयार हो गई। फिर न्यू ईयर की पार्टी वाले दिन स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद टीना क्लास के सभी बच्चों को लेकर स्कूल के पास एक रेस्टोरेंट में गई। तुम सबको जो कुछ भी खाना है ऑर्डर कर देना, शर्माना मत। चलो पहले कोल्ड ड्रिंक मंगा लेते हैं। वैसे सिंड्रेला, तूने तो कभी इतने महंगे रेस्टोरेंट में कुछ खाया भी नहीं होगा। मतलब तुझे देखकर तो ऐसा लगता है तेरे घर पर खाने के नाम पर सूखी रोटी के साथ नमक ही खाते होंगे। खैर कोई बात नहीं, यहाँ तुम पेट भरकर खाना खा लेना। क्या पता ऐसा मौका फिर तुम्हें दोबारा मिले ना मिले। टीना की बात सुन सिंड्रेला को बहुत बुरा लगा। तभी विवेक ने कहा, टीना तुम भी क्या बातें करने लगी इससे, चलो डांस फ्लोर पर चलते हैं। फिर सभी सिंड्रेला को वहीं छोड़ डांस फ्लोर पर डांस करने चले गए। डांस करने के कुछ देर बाद सबने मिलकर न्यू ईयर का केक काटा और बड़े चाव से केक खाने लगे। तभी विवेक के हाथों से केक का पीस अचानक शर्ट पर गिर गया। ओह, मेरा स्कूल ड्रेस खराब हो गया, मैं अभी आया टीना। इतना कहकर विवेक वॉशरूम चला गया। वहीं सभी बच्चे पार्टी एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी रेस्टोरेंट में भगदड़ मच गई। कुछ लोग आग आग बचाओ बचाओ कहकर रेस्टोरेंट से बाहर भाग रहे थे। भागो भागो, रेस्टोरेंट में आग लग गई है। गर्ल्स जल्दी चलो, हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी वहाँ होटल का मैनेजर आया और बोला, बच्चों जल्दी चलो, इससे पहले कि आग और बढ़े हमें रेस्टोरेंट से जल्दी बाहर निकलना होगा। सब दौड़ते हुए रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। फायर ब्रिगेड भी आ पहुंचा था और सभी आग बुझाने का काम करने लगे। तभी अचानक सिंड्रेला को याद आया कि विवेक तो रेस्टोरेंट के वॉशरूम में ही है। अरे टीना, विवेक तो अंदर ही है, हमें उसे बचाना होगा। क्या विवेक अंदर है? पर अब हम क्या कर सकते हैं? आग बढ़ चुकी है, हम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। मैं विवेक को ऐसी मुसीबत में नहीं छोड़ सकती, मैं उसे बचाने जा रही हूँ। ये कहते हुए सिंड्रेला रेस्टोरेंट के दूसरे रास्ते से वॉशरूम की तरफ गई। आग काफी बढ़ चुकी थी। तभी विवेक के चिल्लाने की आवाज आई, आग, कोई मुझे बचाओ, कोई है यहाँ, मैं जल जाऊंगा। तुम चिंता मत करो विवेक, मैं कुछ करती हूँ। मैं अभी बाहर खड़े फायर ब्रिगेड अंकल को बुलाकर लाती हूँ, वो तुम्हें बचा लेंगे। इतना कहकर सिंड्रेला ने बाहर खड़े फायर ब्रिगेड अंकल को पुकारने लगी। तुम चिंता मत करो बेटी, हम ये आग अभी बुझा देते हैं, घबराओ नहीं। फायर ब्रिगेड की सहायता से वॉशरूम के बाहर लगी आग को बुझा दिया गया। फिर विवेक सुरक्षित सिंड्रेला के साथ रेस्टोरेंट के बाहर आते देख बाहर खड़े सभी बच्चे बहुत खुश थे। तभी टीना बोली, थैंक गॉड विवेक, तुम ठीक हो, हम सभी बहुत डर गए थे। हाँ, ये सब सिंड्रेला की सूझबूझ से हुआ है। थैंक यू सिंड्रेला, तुम बहुत अच्छी हो। आज तुम्हारी वजह से ही मेरी जान बच पाई। आई एम सॉरी सिंड्रेला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मुझे तुमसे सच्ची और अच्छी दोस्त कहीं नहीं मिलेगी, जिसने मुसीबत पड़ने पर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। खबरदार आगे से कभी किसी ने सिंड्रेला का मजाक उड़ाया तो, बिकॉज शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये कहते हुए विवेक ने दोस्ती का हाथ सिंड्रेला की तरफ बढ़ाया। ये देख सिंड्रेला ने खुशी से हाथ मिलाया। उन दोनों की दोस्ती होते देख टीना बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। वहीं विवेक ने घर जाकर अपने माता पिता को रेस्टोरेंट में घटी घटना के बारे में बताया। तब उन्होंने शाम की न्यू ईयर पार्टी में सिंड्रेला को माता पिता के साथ घर पर इनवाइट किया। फिर सबने मिलकर खुशी खुशी न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट किया और ठीक 12 बजते ही विवेक ने सिंड्रेला को न्यू ईयर विश किया। वहीं विवेक के पिता सुरेश ओबरॉय ने नई साल के गिफ्ट तौर पर सिंड्रेला के पिता पीटर को अपने बंगले के पास ही रहने के लिए क्वार्टर दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पीटर की तनख्वाह भी बढ़ा दी। इस तरह नए साल पर सिंड्रेला का जीवन पहले से बेहतर हो गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। जादुई 3 साबुन का जादू। ये कहानी 2 जुड़वा बहनों की है, निशा और सोना की। दोनों थी तो जुड़वा, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। निशा दिखने में बहुत ही सुंदर थी, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वहीं सीधी साधी सोना अपनी बहन निशा की तरह सुंदर बिल्कुल भी नहीं थी, उसका रंग काला था। निशा सोना के रंग रूप का बहुत मजाक उड़ाया करती थी, यहाँ तक कि निशा अपनी बहन सोना से सीधे मुंह बात भी नहीं करना पसंद करती थी। एक दिन की बात है, निशा अपनी माँ मनोरमा से बोली,
माँ, आपने इसका नाम सोना क्यों रखा है? रंग तो पूरा कोयले की तरह काला है, दिखने में पूरी काली बंदरिया लगती है। देखो तो, आप भी इतने सुंदर हो और मैं भी। फिर ये काली कलोटी हमारे घर कहाँ से आ गई? मुझे तो लगता है आप इसे किसी कचरे के डब्बे से उठा कर लाई हो। निशा, बहुत हुआ, चुप कर। सोना बेटिया तेरी सगी बहन है, आइंदा से ऐसा मत कहना। रंग काला हो या गोरा, इंसान का मन सुंदर होना चाहिए। और मुझे पता है मेरी बेटी सोना का मन बहुत ही सुंदर है। माँ, आप जब देखो इसकी तारीफ करती रहती हैं, लेकिन मेरी नहीं। जैसे मैं तो आपकी सौतेली बेटी हूँ ना। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, तुम दोनों ही मेरी आँखों का तारा हो। अगर ऐसी बात है माँ, तो जल्दी से मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे शॉपिंग करने जाना है। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम सोना बिटिया को भी अपने साथ शॉपिंग करने ले जाना, उसका भी बड़ा मन करता है बाहर घूमने का। माँ के कहने पर निशा बेमन सोना को भी अपने साथ शॉपिंग करने ले गई। तभी रास्ते में निशा बोली, माँ ने इस काली कलोटी को मेरे साथ भेजकर अच्छा नहीं किया, अब सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। निशा, ये तू क्या कह रही है? तू हमेशा मुझसे कटी कटी क्यों रहती है? चुप कर, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, समझी? ये कहते हुए निशा बड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने लगी। तभी उन दोनों बहनों को देख वहाँ खड़ी कुछ औरतें हंसते हुए बोली, देखो कमला बहन, इन दोनों जुड़वा बहनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। एक तो दूध की तरह सफेद है और दूसरे कोयले की तरह काली। ऐसा लगता है सफेद हंस के साथ काला कौवा चल रहा है। पता नहीं इस काली कलोटी के साथ शादी कौन करेगा, लेकिन जिस घर में ये शादी करके जाएगी वहाँ तो घनघोर अंधेरा ही हो जाएगा। ये कहते हुए सभी औरतें जोर जोर से हंसने लगी। उन लोगों की बात सुन निशा मन ही मन बोली, इस काली कलोटी की वजह से मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ रही है और मेरा बिल्कुल मन नहीं है शॉपिंग करने जाने का। इस काली कलोटी के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। फिर निशा उल्टे पाँव घर की ओर जाने लगी और घर पहुँचकर माँ से बोली, माँ माँ, कहाँ हो आप? जल्दी बाहर आओ। अरे निशा, सोना, तुम दोनों तो बड़ी जल्दी शॉपिंग करके आ गई। माँ, हम शॉपिंग करने गए ही नहीं, बल्कि आधे रास्ते से ही वापस लौट आई हैं। पर क्यों, क्या हुआ? होना क्या है माँ, इस काली कलोटी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी मैं। इसकी वजह से आज मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। मुझे कोई शौक नहीं है अपनी इंसल्ट करवाने का। निशा, तुम्हारी इंसल्ट किसने की? वहाँ तो सभी औरतें मेरे रंग रूप का मजाक उड़ा रही थीं। वो सब तो मुझे काला कौवा कह रही थी, मुझे कोयला कह रही थी। जब वो औरतें मेरा मजाक उड़ा रही थी तो मुझे कैसा लग रहा था तुम क्या समझोगी? कभी तुम्हारा किसी ने मजाक नहीं उड़ाया ना, क्योंकि तुम तो सुंदर हो। हाँ, क्योंकि सबको सुंदर लोग ही पसंद आते हैं, बदसूरत और काले इंसान को कोई पसंद नहीं करता। इसलिए तुझे भी कोई पसंद नहीं करता, समझी काली बंदरिया। निशा, तुम गलत कह रही हो। इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होती, बल्कि उसके मन से होती है। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं तो तुम्हें बातों ही बातों में ये बताना भूल ही गई। शाम को हमें विमला मौसी की बेटी रचना की शादी में जाना है, तुम दोनों तैयार रहना। माँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपको पता है मुझे तैयार होने में कितना समय लगता है। तभी सोना बोली, माँ, मैं शादी में नहीं जाऊंगी, आप दोनों चले जाना। अरे नहीं बिटिया, तुम भी हमारे साथ चलोगी, नहीं तो विमला मौसी बुरा मान जाएंगी। उन्होंने सभी को बुलाया है। चलो जल्दी से जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। माँ, इसे तैयार होने की क्या जरूरत है? चाहे जितना भी मेकअप या सुंदर कपड़े पहन ले, दिखेगी तो वैसी की वैसी ही काली कलोटी। मेरी तरह सुंदर तो नहीं दिखेगी। निशा, अपनी बहन के बारे में ऐसा नहीं कहते। तुझे समझा समझा कर थक गई हूँ। अब आगे से तूने सोना बिटिया के बारे में एक शब्द भी कहा तो मैं तुझे पॉकेट मनी देना बंद कर दूंगी। माँ की बात सुन निशा मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। फिर शाम को दोनों बहनें तैयार होकर अपनी माँ मनोरमा के साथ शादी में शामिल होने चली गई। लेकिन शादी में भी मौजूद लोगों ने बेचारे सोना के रंग रूप का खूब मजाक उड़ाया। सभी लोग सोना को देखकर हंस रहे थे। सोना से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो रोते हुए शादी का फंक्शन छोड़ बाहर चली गई और सड़क किनारे बैठकर रोने लगी। मेरा रंग काला है, मैं बदसूरत हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं जैसी भी हूँ खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन ये दुनिया वाले मुझे खुश क्यों नहीं रहने देते? यहाँ तक कि मेरी बहन भी मेरे रंग रूप का मजाक उड़ाती है। मैं काली हूँ तो क्या हुआ, मेरे अंदर भी एक दिल है, मुझे भी दर्द होता है। ये कहते हुए सोना फूट फूट कर रोने लगी कि तभी उसे एक कटीली झाड़ी में सतरंगी चूड़ियाँ फंसी हुई नजर आई।
सोना ने बड़ी ही सावधानी से सतरंगी चिड़िया को उस कटीली झाड़ी से बाहर निकाला। बाहर निकलते ही चिड़िया पंख फड़फड़ाते हुए जंगल की ओर जाने लगी। सोना ने ऐसी सतरंगी चिड़िया पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो दौड़ते हुए उस चिड़िया के पीछे पीछे चलने लगी। चलते चलते सोना को पता ही नहीं चला कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। वहाँ का नजारा देखकर सोना दंग रह गई और बोली, अरे वो चिड़िया कहाँ गई जिसका पीछा मैं कर रही थी? सोना ये कह ही रही थी कि तभी उसे 3 नदी नजर आई। एक नदी में सोने के साबुन बह रहे थे, दूसरी नदी में चांदी के साबुन और तीसरी नदी में साधारण साबुन बह रहे थे। साबुन की 3 अद्भुत नदियाँ देखकर सोना हैरानी से बोली, अरे ये नदियाँ तो साबुन की हैं। मैंने ऐसी नदियाँ पहली बार देखी हैं। मैं कहाँ पर आ गई? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। तभी वहाँ एक सुंदर परी प्रकट हुई और बोली, रुक जाओ सोना, कहाँ जा रही हो? मैं वही चिड़िया हूँ जिसका पीछा करते हुए तुम यहाँ तक आई हो, और जो तुम्हें साबुन की 3 नदियाँ दिखाई दे रही है, ये जादुई नदियाँ मेरी है। सोना, तुम मुझे बहुत परेशान लग रही थी, इसलिए मैं चिड़िया का रूप लेकर तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। क्योंकि हमारे परिलोक का नियम है, हम केवल उसी की मदद करते हैं जिसका दिल साफ और सुंदर हो, और तुम्हारा दिल तो बहुत ही सुंदर और शीशे की तरह साफ है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम्हें जो सामने 3 साबुन की नदियाँ दिखाई दे रही है, उनमें से अगर तुम जादुई सोने के साबुन की नदी के साबुन का इस्तेमाल अपने चेहरे पर करोगी तो तुम परियों की तरह सुंदर हो जाओगी, और यदि तुम जादुई चांदी के साबुन की नदी से चांदी का साबुन इस्तेमाल करोगी तो तुम्हारे पास कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी, और अगर तुम तीसरी नदी का साधारण साबुन इस्तेमाल करोगी तो तुम्हें ना तो सुंदरता मिलेगी ना धन दौलत, बल्कि तुम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाओगी जहां पर कुष्ठ रोगियों की तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें उसके बदले कुछ नहीं मिलेगा। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें कौन सी नदी का साबुन चुनना है। परी जी, मुझे जादुई तीसरी नदी का साबुन चाहिए ताकि मैं कुष्ठ रोग से जूझ रहे लोगों की मदद कर सकूं। मुझे धन दौलत का लालच नहीं है। मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूँ। ऐसा कहकर सोना ने तीसरी नदी के साधारण साबुन से अपना चेहरा धोया। चेहरा धोते ही सोना परियों की तरह सुंदर दिखने लगी। ये देख सोना को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी परी बोली, सोना, तुम्हें इस तरह हैरान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारा मन सुंदर है और तुम दिल की बहुत ही अच्छी हो, इसलिए तुम्हें परियों की तरह सुंदरता उपहार में मिली है। साथ ही मैं तुम्हें जादुई सोने और चांदी का साबुन दे रही हूँ। इसका इस्तेमाल करने से तुम्हारी सुंदरता में कभी कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इस साबुन का इस्तेमाल सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अगर किसी और ने गलती से भी इस साबुन का इस्तेमाल किया तो वो सदा के लिए बदसूरत हो जाएगा। ये कहते हुए परी ने जादुई सोने और चांदी का साबुन दिया। परी का धन्यवाद कर सोना खुश होते हुए जादुई सोने और चांदी का साबुन लेकर घर वापस लौट आई। सोना हॉल में बैठकर ठहाके लगाते हुए कॉमेडी शो देख रही थी। कुछ देर बाद मनोरमा अपनी बेटी निशा के संग घर वापस लौट आई। तब हॉल में बैठी सोना को मनोरमा और निशा पहचान नहीं पाए और बोले, तुम कौन हो और हमारे घर में क्या कर रही हो? और मेरी बेटी सोना कहाँ है? माँ, मैं ही हूँ तुम्हारी सोना। आपने मुझे पहचाना नहीं? क्या तुम मेरी बेटी सोना हो? पर तुम्हारा रंग रूप कैसे बदल गया बेटी? तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो, एकदम परी की तरह। सोना ने जादुई सोने और चांदी का साबुन दिखाते हुए बड़ी ही खुशी खुशी अपनी माँ को सारी बात बताई। सारी सच्चाई जानकर मनोरमा खुश होते हुए परी का धन्यवाद करने लगी। वहीं पास खड़ी निशा जलकर राख हो गई। काली बंदरिया मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। मैं आज ही जादुई सोने और चांदी के साबुन का इस्तेमाल करूंगी और इससे भी ज्यादा सुंदर बन जाऊंगी। ऐसा सोचकर निशा सोना के सो जाने के बाद जादुई सोने और चांदी का साबुन चुराकर उसका इस्तेमाल अपने चेहरे पर किया। लेकिन जादुई साबुन से मुंह धोते ही निशा का चेहरा काला हो गया। अपना बदसूरत चेहरा देख निशा रोते हुए सोना के कमरे में गई और बोली, सोना देखो, जादुई साबुन ने मेरा चेहरा खराब कर दिया। मैं बदसूरत हो गई। प्लीज मुझे जल्दी से ठीक कर दो। तुम्हें जादुई साबुन इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? तुम तो पहले से ही इतनी सुंदर हो। इसका इस्तेमाल करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। खैर छोड़ो इस बात को, तुम परेशान मत हो। अब तुम्हें परी ही ठीक कर सकती है। ऐसा कहकर सोना मन ही मन परी को याद करने लगी। पलक झपकते ही परी वहाँ प्रकट हो गई। सोना, तुमने मुझे याद किया। बताओ क्या परेशानी है?
परी, दरअसल मेरी बहन निशा ने जादुई साबुन का इस्तेमाल अपने चेहरे पर किया है, जिस वजह से ये बदसूरत हो गई। प्लीज इसे पहले जैसा कर दो। मैं तुम्हारी बहन को पहले जैसा तो कर दूंगी, लेकिन तुम्हारा रंग पहले जैसा हो जाएगा। साथ ही जादुई सोने चांदी का साबुन मैं वापस ले जाऊंगी। कोई बात नहीं परी, माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि इंसान का चेहरा नहीं बल्कि दिल सुंदर होना चाहिए। आप बस मेरी बहन की सुंदरता लौटा दीजिए। सोना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम अपने बारे में ना सोचकर अपनी बहन के बारे में सोच रही हो। तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी नेक दिल। ये कहते हुए परी ने अपनी जादुई शक्ति से निशा को पहले जैसा सुंदर बना दिया। वहीं सोना का रंग पहले जैसा काला हो गया। फिर परी जादुई सोने और चांदी का साबुन लेकर वहाँ से अदृश्य हो गई। अपनी सुंदरता वापस पाकर निशा फूली न समाई। फिर वो माफी मांगते हुए सोना से बोली, सोना मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है। आज तुमने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। मैंने तेरे साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया, हर वक्त काले रंग के लिए ताने मारे। मुझे माफ कर दो। अरे मेरी प्यारी बहन, पुरानी बातों को भूल जा। अब मैं इस काले रंग में ही खुश हूँ, क्योंकि मुझे मेरी प्यारी बहन जो मिल गई है। बहन, अब तुम्हें कोई भी काले रंग के लिए कुछ नहीं कहेगा। अगर किसी ने कहा तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। दोनों को एक साथ इस तरह आते देख उनकी माँ मनोरमा बहुत खुश हुई। लेकिन निशा का रंग फिर से काला देख मनोरमा को कुछ समझ नहीं आया। तब निशा ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सारी बात जानकर मनोरमा ने निशा को गले से लगा लिया। फिर उस दिन के बाद से दोनों बहनें मिलजुल कर बड़े प्यार से रहने लगी।